देवर ने की भाभी की सौतन से शादी। हाजी उठिए, मैं चाय लाई हूँ, चाय पी लीजिए। अरे वाह, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लिया, मेरा तो आज दिन बन गया। अमित स्नेहा के बालों को अपने उंगलियों से सहलाने लगता है। जी तो करता है तो मैं यूं ही देखता रहूं। हम भी ना। अमित सिंह से बातें कर रहा होता है, तभी प्रिया कमरे में आती है और उन्हें देखते ही तुरंत पीछे मुड़ जाती है। माफ करिएगा भाभी, मुझे नहीं पता था, मैं गलती से आ गई। आप दोनों कंटिन्यू रखिए। इतना कहकर प्रिया चली जाती है और अमित और स्नेहा हंसने लगते हैं। दे दिया नंद जी को एक और मुकाम मेरा मजाक उड़ाने का, पूरा घर जान जाएगा ये बात। इतना कहकर स्नेहा कमरे से बाहर चली जाती है। अच्छा, तो इसीलिए इतनी सुबह चाय बनाकर पतिदेव के पास पहुंच जाती है और फिर हमारी चाय आती है। तो चुप करो तुम, मेरी बहू बेटे के प्यार को नजर लग जाएगी। क्या आप लोग भी? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस उन्हें चाय दे रही थी। इतना कहकर स्नेहा शर्माते हुए भागकर किचन में चली जाती है। अरे अरे भाभी संभाल कर, अगर चोट लगे तो भैया हमें ही डांटेंगे। किचन में स्नेहा सबके लिए नाश्ता बनाती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह बहू, क्या पराठे बनाए हैं, तू तो सच में अन्नपूर्णा है। हाँ बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। बाकी स्नेहा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मजा आ जाते तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। भैया, आपको कभी भाभी के हाथ का खाना खराब लगता है? क्यों? तुम्हारी भाभी जो बनाती है वो अच्छा ही होता है, तो अच्छा ही ना कहूंगा। बच्चों, मैं देख रही हूँ तुम दोनों में राम सीता जैसा प्यार है। मैं एक बात कहूँ, मानोगे? हाँ दादी माँ, आप कहिए ना। तुम दोनों में इतना प्यार है, अपने प्यार की निशानी तो इस दुनिया में लाओ। मुझे मेरे परपोते परपोती का मुंह दिखा दो ना, न जाने कब मुझे आ जाए। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी अपने पोते पोती का चेहरा देखना। तुम दोनों जल्दी से खुशखबरी सुना दो अब। अरे माँ, भैया भाभी का चेहरा तो देखो, कैसे ब्लश कर रहे हैं दोनों। स्नेहा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और स्नेहा भागकर किचन में चलती जाती है। वहीं अमित भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन सारिका और स्नेहा बाजार आई होती हैं। माँ जी, पता नहीं क्यों मुझे अजीब लग रहा है, मेरा मन मचल रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। तभी स्नेहा को उल्टियां होने लगती हैं। क्या हुआ बहू, तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? लगता है यहाँ की महक से मुझे उल्टियाँ हो गई। कोई बात नहीं बहू, चल घर चले। इतना कहकर दोनों सास बहू घर आ जाते हैं। ऐसे पूरा दिन बीतता है और फिर शाम को स्नेहा अमित को कॉल करती है। हेलो जी। हाँ बोलो स्वीटहार्ट, क्या हुआ? पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। क्या हो गया? मुझे नहीं पता, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, रुको मैं आता हूँ। इतना कहकर अमित फोन रख देता है और रात में घर आता है और ढेर सारी आइसक्रीम और चॉकलेट स्नेहा को देता है। स्नेहा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था ना? ये लो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लाया हूँ। स्नेहा सारी आइसक्रीम और चॉकलेट खाने लगती है। ये कैसी चॉकलेट और आइसक्रीम है, मुझे नहीं खानी। हाँ, पर अभी तो इतने मजे से खा रही थी। पर अब नहीं खानी, बिल्कुल गंदी टेस्ट लग रही है। अच्छा ठीक है, हम बातें करते हैं। मुझे बात भी नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। ओके ठीक है, मेरी बात सुनो, इधर आओ। इतना कहकर अमित स्नेहा को अपने कंधे पर सुला देता है। ऐसी रात बीतती है और अगली सुबह घर के बाहर मैनावती और सारिका पड़ोसियों से बातें कर रहे होते हैं। अरे सारिका, हमें भी खुशखबरी सुनाओ, हमें भी तो जानना है कि हमारे पड़ोस में कब किलकारी गूंजेगी। जल्दी से कोई खुशखबरी सुनाओ। हाँ हाँ सारिका, बेटे बहू से पूछो कब खुशखबरी सुना रहे हैं। वहीं स्नेहा घर में पूजा कर रही होती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तभी अचानक स्नेहा को चक्कर आने लगते हैं और स्नेहा बेहोश होकर गिर जाती है और पूजा की थाली गिरने की आवाज से सभी मंदिर में आते हैं। अरे अरे, क्या हुआ बहू? अरे कहाँ हो सब? मंदिर में आओ, जल्दी देखो बहू को क्या हो गया। अरे भाभी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या कर रहे हो अमित? तू जल्दी डॉक्टर को फोन कर और बहू को सोफे पर लेटाओ। अमित स्नेहा को सोफे पर लेटाता है और अमित तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आती हैं और स्नेहा का चेकअप करती हैं। अरे मुंह मीठा करवाइए, खुशखबरी है, आप पिता बनने वाले हैं। ओ बल्ले बल्ले, मैं परदादी बन गई। बहू, तूने तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया। ए जी, सुना आपने? मैं दादी बनने वाली हूँ, आप दादा बनने वाले हैं। और मैं चाचा बनने वाला हूँ। सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं। तभी मैनावती स्नेहा की नजर उतारती हुई कुछ पैसे अमित को दे देती है। ये ले अमित, ले जा, गरीबों में दान कर देना। सभी स्नेहा और अमित को बधाइयां देने लगते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन सॉरी, बहू माँ बनने वाली है। अरे अरे सारिका, जरा हमें अपनी बहू से भी तो मिला। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, चलो चलो मिलाती हूँ मैं तुम्हें अपनी बहू से।
इतना कहकर सारिका पड़ोसनों को अपने घर में लाती है और उन्हें स्नेहा से मिलाती है। तभी पड़ोसन ने स्नेहा से, अरे बहू, अब तू अपना और भी ख्याल रखना, ये बहुत ही नाजुक स्थिति होती है। हाँ, इस समय अपनी खान पान पर ध्यान देना, ज्यादा भारी चीज मत उठाना, नहीं तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा। जी आंटी जी, बिल्कुल। अरे तुम लोग चुप रहो, मैं हूँ नहीं क्या अपने बहू का ध्यान रखने के लिए? मेरा ही पोता पोती आने वाला है, मैं अपनी बहू का खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी, इससे कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। आखिर में ये भी तो मेरी बेटी की तरह ही है। हाँ, जब बहू का मन करेगा ना कुछ खाने का और 2-4 बार बाजार के चक्कर काटने पड़ेंगे ना, तब समझ आएगा तुझे कितनी सेवा कर लेगी। तुम अपना ही ध्यान नहीं रखती हो तो बहू का क्या ध्यान रखोगी? हाँ सारिका, तेरी भी तो उम्र हो गई, तू कितना ध्यान रख पाएगी बहू का? अच्छा होगा अपने छोटे बेटे की, अभी तो बहू का पहला महीना ही है, अगर हम राघव की शादी कर दें तो बहू की अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। वैसे भी अब राघव की शादी की उम्र भी हो गई है, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और जॉब भी लगी गई है। अरे वाह, अब तो मुझे 2-2 मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी, एक अपने परपोते के आने की और दूसरा पोते की शादी की। इस तरह घर में राघव की शादी की बात शुरू हो जाती है। सभी परिवार वाले एक साथ बैठकर रॉकी की शादी की बात कर रहे होते हैं और प्रमोद रिश्तेदारों को फोन करके रॉकी की शादी की बात चलाता है। अरे भाई साहब, हम अपने छोटे बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। उसके लिए कोई लड़की देखिए जो मेरी बड़ी बहू की तरह ही गुणवान और संस्कारी हो। पंडित जी, राघव की शादी की उम्र हो गई है तो उसके लिए भी कोई लड़की आपकी नजर में हो तो बताइए। ऐसे ही सब राघव की शादी की बातचीत कर रहे होते हैं। वहीं कोने में खड़ा राघव ये सब सुन रहा होता है। अरे यार, अब मैं क्या करूं? अब सब तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ गए हैं। मैं कैसे बताऊं कि मैं किसी और से प्यार करता हूं? और फिर अगले दिन राघव पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या से बातें कर रहा होता है। अरे अनन्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे घर वाले तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ गए हैं। सब मेरी शादी की बातें कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो अपने घर वालों को मेरे बारे में बताओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरे घर वाले लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अरे अनन्या, मेरे घर में सबकी अरेंज मैरिज हुई है। मैं कहूंगा कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो कोई भी नहीं सुनेगा हमारे रिश्ते के लिए। तब तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है, चलो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या? नहीं, मैं कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। तुम अपने घर वालों से बोलोगे नहीं, तुम्हारे घर वाले मानेंगे नहीं, तुम्हारे अंदर घर वालों को मनाने की हिम्मत है नहीं, तो फिर हम शादी कैसे करेंगे? मैं कल तुम्हारा कोर्ट के बाहर इंतजार करूंगी, हम लोग कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। शादी के बाद तो तुम्हारे घर वाले मुझे अपना ही लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, शादी के बाद तो घर वाले अपना ही लेंगे। ठीक है, तो कल हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इतना कहकर राघव घर आ जाता है और अगले दिन अनन्या के साथ कोर्ट पहुंचता है। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के साइन करते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। अब तो हमारी शादी हो गई है, अब हम पति पत्नी हैं, चलो मुझे अपने ससुराल जाना है। राघव और अनन्या शादी के बाद मोहल्ले में आते हैं। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। ये तो सारिका का छोटा बेटा राघव है, इसने शादी कर ली। अभी तो सारिका इसकी शादी के लिए रिश्ते देख ही रही थी, लगता है दोनों ने भाग कर शादी की है। और ये तो वही लड़की है ना? और ये हाँ, ये वही लड़की है। पड़ोसन की बात सुनकर राघव अनन्या से पूछता है, ये लोग तुम्हें देखकर वही लड़की है ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये लोग तुम्हें पहले से जानते हैं क्या? मुझे कैसे पता होगा, मैं तो इन्हें नहीं जानती। राघव घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाता है और सारिका दरवाजा खोलती है। अरे ये तूने क्या किया? मम्मी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। तभी पड़ोस की औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। अरे वो देखो, देवर ने की अपनी भाभी की सौतन से शादी। अरे कैसा देवर है, अपनी ही भाभी की सौतन से शादी कर ली। सुन रहा है बाहर लोग कैसी बातें कर रहे हैं? तूने अपनी ही भाभी की सौतन से शादी कर ली, तो ऐसा कैसे कर सकता है? अकल है कि नहीं? माँ, मैं और अनन्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। तो ये भाभी की सौतन कैसे हो सकती है? आप लोग ये क्या कह रही हैं? अरे इसे तेरा भाई पसंद करता था, इससे शादी भी करने वाला था, लेकिन उसकी शादी तेरी भाभी से हो गई। अरे तू अपनी भाभी के सौतन से कैसे शादी कर सकता है? भैया, ये क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं लोग? ये सब सच है? बोलिए, ये सब क्या हो रहा है? आपने मुझे तो कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई। अरे मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया कि कॉलेज में हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर तुमसे शादी होने के बाद मेरी अनन्या से कोई बात नहीं की। भैया, आपने मुझे इस बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं? अरे छोटे, तू तो बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया था, तुम्हें तुझे कैसे पता था? अनन्या, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम भैया की एक्स हो? मुझे क्या पता था कि तुम अमित के भाई हो?
हम दोनों तो बस ऐसे ही आपस में बात करते थे, फिर एक दिन अचानक हमारी बात बंद हो गई और फिर मुझे तुम मिले और मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम्हारी मीठी मीठी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे क्या पता था कि तुम अमित के भाई हो। नहीं पता था तो पता करना चाहिए था ना, ऐसे मुंह उठा के लव मैरिज करके चला आया अपनी भाभी की सौतन से। चला सामने से। मैनावती गुस्से से घर के बाहर आती है और घर के बाहर बातें कर रही औरतों से। तुम लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? यहाँ पर मालपुआ बट रहा है क्या? चलो भागो यहाँ से। और कोई काना फूसी करने की जरूरत नहीं है। हमारे बेटे ने किसी से भागकर या किसी भाभी की सौतन के साथ शादी नहीं की है, हमारी मर्जी से शादी की है। चलो भागो यहाँ से। इतना कहकर मैनावती सारी पड़ोसी औरतों को भगा देती है। तभी प्रमोद कहता है, अरे अब तो राघव ने शादी कर ही ली है, तो गृह प्रवेश करा दो। अब तो ये लड़की बहू बनकर हमारे घर में आ ही गई है, तो इतना नाटक क्या करना, गृह प्रवेश कराओ और इस लड़की को छोटी बहू मानकर मामला यहीं रफा दफा करो। प्रिया, आरती की थाली और गृह प्रवेश के लिए कलश लेकर आ। अनन्या दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अमित अपने कमरे में स्नेहा से, देवर जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुमने मुझे अनन्या के बारे में तभी बताया क्यों नहीं? स्नेहा, ये बहुत पुरानी बात है। कॉलेज के दिनों में मेरी अनन्या से बात होती थी, उसके बाद मेरी शादी तुमसे हो गई और फिर मैं तो अनन्या को भूल सा गया था। उसके बाद फिर आज देख रहा हूँ। मुझे वो सब नहीं पता, चले जाओ यहाँ से, मेरा मूड बहुत खराब है। ऐसे ही अमित स्नेहा को समझाने में लग जाता है। ऐसे ही रात बीतती है और आज अनन्या की पहली रसोई है। अनन्या सुबह उठकर तैयार होती है, तभी राघव, अरे वाह अनन्या, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी करता है बस तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। आज मेरी पहली रसोई है, कोई स्पेशल डिश बनानी है? इतना कहकर अनन्या बाहर आती है। वहीं राघव, अरे वाह पहली रसोई, तब तो आज अनन्या अपनी पहली रसोई में जरूर मेरी पसंद का मूंग दाल का हलवा ही बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ अनन्या जैसे ही हॉल में पहुंचती है जहां स्नेहा उसे तिरछी आंखें करके देखती है। आ गई मेरी सौतन, अब पता नहीं ये और क्या क्या कारनामे करने वाली है। तुम्हें खाना बनाने तो आता है ना? हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। तो जाओ अपनी पहली रसोई की रस्म करो। अनन्या किचन में अपनी पहली रसोई करने आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर सभी अनन्या की पहली रसोई का इंतजार करने लगते हैं। आज छोटी भाभी की पहली रसोई है, वो अपनी पहली रसोई में क्या बना रही हैं? क्या बना रही है? मतलब मेरी बेबी है, मेरी पसंद का मूंग दाल का हलवा बनाएगी और क्या। देखते हैं, वैसे मूंग दाल का हलवा भी टेस्टी लगता है। इसी तरह से डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी बातें कर रहे होते हैं। वहीं अनन्या किचन में आलू दम पराठे और चटनी मीठे में सूजी का हलवा बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे सूजी का हलवा, ये तो बड़े भैया की पसंद का है। भाभी ने आपकी पसंद का मूंग दाल का हलवा तो बनाया ही नहीं। अरे अनन्या, तुमने मेरे लिए मूंग दाल का हलवा क्यों नहीं बनाया? तुम्हें पता नहीं है वो मेरा फेवरेट है। अरे सॉरी, मुझे लगा सिर्फ मीठा बनाना था, इसीलिए मैंने सूजी का हलवा बना दिया। अगली बार तुम्हारे लिए मूंग दाल का हलवा भी बनाऊंगी। सभी खाना खाते हैं। सबको अनन्या का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। वाह अनन्या, आज तो खाना और हलवा बहुत स्वादिष्ट बना है। खाना खाकर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही रात होती है और राघव ऑफिस से घर आता है। स्नेहा देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ और देखो कितने सारे इमली भी लाया हूँ। अरे मेरे लिए क्यों लेकर आए हो? जाओ दे दो अपनी उस एक्स को, मेरी सौतन को ले जाओ, खिलाओ। अरे तुम क्यों नाराज हो रही हो? नाराज कैसे ना हूँ, सुबह कैसे सूजी के हलवे को फटाफट खा रहे थे, एक बार भी सोचा मुझे बुरा लगेगा? अरे मैंने तो ध्यान नहीं दिया कि उसने हलवा बनाया, बस हलवा दिखा, मुझे पसंद आया तो खाने लगा। अब इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? हाँ, कोई नाराज होने वाली बात नहीं है, अब जाओ यहाँ से। वहीं दरवाजे के पास अनन्या खड़ी ये सब सुन रही होती है। यही तो मेरा मकसद है, अमित को उसकी वाइफ से लड़ाकर हमेशा के लिए अलग कर देना। और सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हैं। अरे सब रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि हमारी छोटी बेटी की शादी कब हुई, कैसे हुई, अब हम उन्हें क्या बताएं? हाँ, मुझे भी रिश्तेदारों के फोन आते हैं बहू से मिलवाने के लिए। अब क्या करें, कैसे मिलवाएं सबको? अगर बहू का मिलवाना है तो मुंह दिखाई की रस्म रख दे और वहाँ एक छोटा सा रिसेप्शन पार्टी भी रख लो। सब छोटी भाभी को देख लेंगे और अच्छे से मिल भी लेंगे। ये अच्छा मौका है अमित और स्नेहा के बीच फूट डालने का। होने तो रिसेप्शन पार्टी, मजा आएगा। इतना कहकर अनन्या अपने कमरे में आ जाती है और अपनी कुछ सहेलियों को वीडियो कॉल करती है। देखो मेरी शादी हो गई है और मेरे घर में रिसेप्शन पार्टी रखी जा रही है, मेरे ससुराल में। तुम लोग जरूर आना। हाँ, हम जरूर आएंगे, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। वहीं पूरे घर में रिसेप्शन की तैयारियां चल रही हैं। तभी सारिका अनन्या के पास आती है और एक सुंदर ड्रेस पकड़ाती है। बहू तेरी रिसेप्शन पार्टी में यही ड्रेस पहन कर आना। ठीक है मम्मी जी। शाम होती ही रिसेप्शन पार्टी शुरू होती है। सभी मेहमान आने लगते हैं। अनन्या खूबसूरती से तैयार होकर राघव के साथ नीचे उतरती है। तभी पड़ोसने और अनन्या की सहेलियां अनन्या को देखकर, वाह अनन्या, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, सच में इस ड्रेस में कमाल लग रही हो।
इसी बीच अमित स्नेहा के साथ नीचे आता है। अरे अनन्या, ये देखो तेरा बॉयफ्रेंड, तूने अपने